ठीक है बच्चों, अब हम एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर्स को इंस्ट्रक्शन देती हैं, कोऑर्डिनेटर टीचर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हमारा जो काम होता है वो एक पर्टिकुलर लाइन में होता है, एक फ्लो होता है। तो उस पर्टिकुलर फ्लो को हम क्या बोलेंगे? फॉर्मल, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन टॉप से मिले, टॉप को मिडिल से, मिडिल को लो से। यस, so you can see that how the flow of communication is taking place, that is called as formal communication। लेकिन आपने एक चीज और देखी होगी कि स्टाफ रूम में टीचर्स बैठी होती हैं अपने फ्री पीरियड में, और तो उनके बीच में एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बन जाता है। वो जो बॉन्ड बनता है वो बेसिकली जेनरेट कहाँ से होता है? वो हुआ तो जेनरेट फॉर्मल से, लेकिन वहाँ पर जब वो स्टाफ रूम में बैठे हैं तो वो अपनी पर्सनल चीज़ों को भी कई बार डिस्कस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट्स को भी डिस्कस करते हैं। यस, तो ऐसी जो चीज़ होती है जिसमें हमारी कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, कोई चैनल नहीं है, कोई लाइन नहीं है, बेसिकली लाइन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर लाइन को, जिसमें कोई लाइन ही नहीं है बेसिकली, तो हम कहीं पे भी फ्री फ्लो है, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक, अभी मैंने टर्म यूज किया फ्री फ्लो। ये जो फ्री फ्लो का टर्म है ये बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको तभी हम बोलते हैं ग्रेप वाइन। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ग्रेप वाइन। क्यों बोला हमने इसे ग्रेप वाइन? क्योंकि आपने जो अंगूर का गुच्छा होगा, आपने देखा होगा कोई भी दो अंगूर के गुच्छे एक जैसे नहीं हो सकते, अलग अलग ही होंगे। जितने अंगूर के गुच्छे सब एक दूसरे से अलग, फ्री फ्लो, कहीं पे भी किसी तरीके से भी गुच्छे होते हैं। ऐसे ही जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये बेसिकली फ्री फ्लो होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसका जो दूसरा नाम है वो है ग्रेप वाइन। एक चीज मैंने आपको अभी नहीं बताई, वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑफिशियल चैनल है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो हमने ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लिखा है ये मैं आपको समझाती हूँ। फॉर्मल कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, ये हायरार्की बनाती हूँ ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। वर्टिकल हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड। ठीक, जब इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाती है तो इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक ही लेवल पे जब चलती है, ये आपने स्केलर चेन में गैंग प्लान पढ़ा होगा, याद होगा आपको, जहाँ पे दो डिपार्टमेंट के लोग एक ही लेवल के इंटरेक्ट करते हैं आपस में। यस, दैट इज कॉल्ड एज अ गैंग प्लान। तो वही चीज है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में, जब एक ही लेवल के हैं सी और ई, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सो बच्चों, आई होप आपको डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स जो हमने डिस्कस किए थे, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ स्लाइड का। ये देखिए, ये चारों के चारों हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। सुपरविजन, याद होगा आपको, एक छोटा सा रिकैप दे रही हूँ ताकि याद रहे आपको। सुपरविजन, सुपर प्लस विजन, ऊपर वाला जो हमें हेड देख रहा है दैट इज कॉल्ड एज सुपरविजन। मोटिवेशन, मास्लो हायरार्की थ्योरी जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेंटिव्स भी करिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलेगा मोटिवेशन से गारंटी। थर्ड आपका आता है लीडरशिप, टाइप्स ऑफ लीडरशिप, बहुत जरूरी, आई होप याद होगा अभी आपको, अभी अभी रिवाइज किया है, अभी अभी बिल्कुल एक समरी है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़र स्टाइल। और लास्ट आपका आता है कम्युनिकेशन, जिसमें हमने दो तरह के कम्युनिकेशन किए हैं, एक किया है यस वेरी गुड फॉर्मल और दूसरा किया है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। थैंक यू, विल मीट यू। ओके, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को पहले ही एक बात बताई है, वो ये कि जब भी आपके पास केस स्टडीज हों तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? आई होप आपको याद होगा,
यस, बिल्कुल सही। आपको सबसे पहले देखने हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस रिलेटेड टू केस स्टडीज दिए हैं, ठीक है। अब ये पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसमें हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। मास्लो हायरार्की थ्योरी आपको याद होगी, जिसमें हमारे 5 नीड्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। नहीं किए तो आप इससे पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें आपको मास्लो हायरार्की थ्योरी के नीड्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब इसके साथ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू, which of the following is not an assumption? assumption of Maslow hierarchy theory। प्लीज एक टर्म याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड में जो कंफ्यूज करते हैं वो यहाँ पे तो नॉट लिख दिया, बोर्ड में assumption दे सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। Which of the following is not an assumption of Maslow hierarchy theory? पहला पॉइंट है people behavior is not based on their needs, not based। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं जो मार्क कर रही हूँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका जो की पॉइंट्स है उसमें तुरंत मार्क कर दे, ताकि हमें आंसर ढूंढने में आसानी हो, ठीक। सेकेंड है सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। थर्ड है satisfaction need can no longer motivate the person, only the next higher level need can motivate him. And fourth is a person moves to the next higher level of the hierarchy only when the lower level need is satisfied. हम जब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो not an assumption, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट के जो तीनों हैं वो assumptions दिए हैं, वो हैं सिर्फ जो पहला वाला है that people behavior is not based on their needs। अगर आप मास्लो हायरार्की थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको वहां दिख जाएगा कि मास्लो हायरार्की थ्योरी का पहला assumption यही है कि इट इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, और यहाँ पे दिया हुआ है नॉट बेस्ड, तो यानी कि द पहला ऑप्शन जो है वही हमारे एमसीक्यू का करेक्ट है, बिकॉज इन्होंने नॉट एन assumption पूछा है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारी एक छोटी सी केस स्टडी है, छोटी सी, ऐसे आपको बोर्ड्स में जरूर मिलेगी, ठीक है। अभी तो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, हो सकता है बोर्ड्स में ना दिए हों, पर आपको समझना होगा कि ये जो केस स्टडी है हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सैम वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ टोयाश लिमिटेड। बिसाइड्स द सैलरी द कंपनी ऑफ ASM benefits such as free housing, medical aids and education to his children. Identify the type of incentive। आपको याद होगा इंसेंटिव्स हमने दो तरह के पढ़े हैं, एक है फाइनेंशियल और एक है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव वो हैं जो आपको मनी के साथ हेल्प किए जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल जो आपको रिकॉग्नाइजेशन, स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, इन चीज़ों की बात करें। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जॉब एनरिचमेंट, को पार्टनरशिप, परक्साइड्स एंड पे एंड अलाउंसेस, ठीक। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर हमें कैसे बेनिफिट हो रहा है, फ्री हाउसिंग, मेडिकल एड्स और एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, यस। तो जब हमें ऐसे वाले बेनिफिट्स हो रहे हैं तो ये सारे बेनिफिट्स हमें कैसे होते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, यस। भाई ये जॉब एनरिचमेंट का तो पार्ट है नहीं, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि आपको ऐसा जॉब दिया जाए जिसमें आपका डेवलपमेंट भी हो, तो उसका पार्ट नहीं है। को पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया है कि को पार्टनरशिप का मतलब है जब हम एम्प्लॉइज को अपना एक तरीके का पार्टनर बना लेते हैं, ठीक है। मैं अभी थर्ड वाला नहीं डिस्कस करती, लास्ट में डिस्कस करूंगी। पे एंड अलाउंसेस में क्या होता है, पे एंड अलाउंसेस में होता है कि आपकी पे बढ़ रही है, आपके अलाउंसेस बढ़ रहे हैं। परक्साइड्स आर द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स विद द कंपनी इज प्रोवाइडिंग टू द एम्प्लॉइज। ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आप देख सकते हैं, फ्री हाउसिंग, मेडिकल एंड एजुकेशन, दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ perquisites. So the answer for this particular case study will be perquisites. I hope it is clear to everyone now. Yes, आपको समझ में आ गया। मैंने थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करवा दिया ताकि आप लोग आराम से इस चीज को समझ जाएं, जो आपको नहीं याद है, जो आपको याद नहीं आ रहा, वो अब आपको याद आ जाए, ठीक है। अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी पे। एक छोटी सी फिर से केस स्टडी, फिर से हमारे इंसेंटिव्स
से रिलेटेड केस स्टडी, क्योंकि इंसेंटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके बोर्ड्स में आएगा ही आएगा, ठीक है। On joining Kaushal Advertising Limited, marketing manager Dheeraj was allotted 250 shares of the Kaushal Limited. Allotted 250 shares. Advertising Limited. Identify the type of incentives given. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बिल्कुल इससे पहले वाली केस स्टडी पे। यहां पर हम उसको क्या करें, जब हम उसको शेयर्स दे रहे तो हम उसे अपनी कंपनी का क्या बना रहे हैं, पार्टनर। यस, आपको याद आ गया होगा, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या होगा, को पार्टनरशिप। होप दिस इज क्लियर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है, इसीलिए हम इसका जो इंसेंटिव्स है तो हम उसे क्या बोलेंगे, को पार्टनरशिप, ठीक। कमिंग विद द नेक्स्ट वन, फोर्थ केस स्टडी अगेन। मोहित, the HR manager of XYZ Limited, is passive and largely dependent upon the large group, and its members to establish a goals and making decision. Name the leadership style. I hope आपको याद आ गया होगा, हमारे 3 लीडरशिप स्टाइल हैं, autocratic, democratic and laissez-faire style. Autocratic, yes boss, to be followed. Democratic, the leader do not take decision without consulting the subordinates, and the free style gives an autonomy, gives an authority to do the activities themselves. Yes. तो इसी के साथ अब आप ये देखिए तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये तीनों के तीनों लीडरशिप स्टाइल दिए और लास्ट में दिया नन ऑफ दीज। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिपेंड अपॉन द ग्रुप एंड इट्स मेंबर्स। तो अभी बिल्कुल मैंने आपको रिवाइज कराया, आपको याद आ गया होगा। यस, कौन सा होगा आंसर, वेरी गुड, द आंसर विल बी डेमोक्रेटिक, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप totally depends on the subordinate, the leader depends on the subordinate before taking or finalizing any decisions in the organization. Okay, now let's proceed with the next one. Now this is a case study. Before this, I would like to tell you that we have to go through the questions, please. Okay, so I'm just proceeding with a question. The very first is, she directs her immediate subordinates and is directed by an immediate boss. Identify the feature. तो आपको ये याद रखना है कि इसमें फीचर पूछा गया है, ठीक। सेकेंड बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लीडरशिप स्टाइल अडॉप्टेड बाय राहुल। हम केस स्टडी पढ़ेंगे, उसके साथ ही पता चलेगा। थर्ड, राहुल मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू वर्क मोर बाय गिविंग देम। कैसे, ठीक है। Identify the type of the needs being fulfilled by MM sales. So these are the 4 questions related to your case studies. हमने ये 4 पता कर लिए क्वेश्चंस। पहला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बात की है डायरेक्टिंग की फीचर की, दूसरे हमने बात की है लीडरशिप स्टाइल की, तीसरे हम बात कर रहे हैं कि कौन सा इंसेंटिव दिया, और चौथा क्वेश्चन है कि सेल्स ने कौन सा अपना बेसिकली नीड फुलफिल की है एम्प्लॉयज को कुछ भी देके। अभी आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम इसके साथ अब पढ़ने वाले हैं हमारी केस स्टडीज। मैंने आपको फिर से बोल रही हूँ और आप प्लीज मेरी बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि केस स्टडीज करने से पहले आपको उसके क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, आपके लिए फायदा है। कुछ देखिए अब केस स्टडी क्या बोल रहा है। Ranjana is working in a Pantaloons as a sales manager. She handles a team of 20 salesmen. She directed her immediate subordinates and is directed by her immediate subordinate. देखिए यही सेंटेंस आपको आपकी केस स्टडी में भी मिला है, इसलिए मैंने इसे मार्क कर दिया, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि सेम लाइन आपकी केस स्टडी में भी है। तो जब आप केस स्टडी मैं कह रही हूँ केस स्टडी क्वेश्चन आंसर्स में भी है, तो जब आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ चुके होंगे तो आप केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको उसमें ज्यादा फायदा मिलेगा। Pantaloons Limited purchased its raw material from MM Sales, which deals in the consumer good. It employs 100 workers, 10 operative managers who gives guidance and support to the workers while operating the machinery. The company has a policy of granting leave as per the requirement of the workers. तो ये पॉलिसी बताई है उन्होंने,
Recently, for the Diwali season, it receives a big order. Workers are keen to take Diwali holidays, while management is pressing hard for overtime. थोड़ा आपको मैं केस स्टडी समझा देती हूँ. एक रंजना है, ठीक है, और वो एक सेल्स मैनेजर है. शी हैंडल्स 20 सेल्समैन. उसके अंडर जो है वो 20 सबॉर्डिनेट्स वर्क करते हैं. वो अपने ऑर्डर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को देती है और उसको भी जो ऑर्डर मिल रहे हैं वो उसके इमीडिएट बॉस से मिल रहे हैं. फिर आगे बोल रहे हैं पेंटालुमन लिमिटेड परचेज इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम एमएम सेल्स. ठीक है, एमएम सेल्स से करते हैं जो कंज्यूमर गुड्स में डील करते हैं. और इट एम्प्लॉयज 100 वर्कर्स, 10 ऑपरेटिव मैनेजर हु गिव गाइडेंस. वो क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं और सपोर्ट देते हैं वर्कर्स को जब वो वर्कर्स ऑपरेट करते हैं मशीनरी. ठीक. The company has a policy of granting the leave as per the requirement of the workers. वर्कर्स को जब लीव की जरूरत है तब वो लीव ले सकते हैं. ये जो है ये कंपनी की पॉलिसी है. The workers are keen to take the Diwali holidays while management is pressing hard for overtime. दिवाली का टाइम आ गया तो आप सबको पता है अभी दिवाली गई है तो आप सबको पता है दिवाली में सबको छुट्टी चाहिए होती है. लेकिन भाई इनको भी ऑर्डर मिला है, इनको भी अपना जो ऑर्डर है वो टाइम में कंप्लीट करना है. अब मैनेजमेंट तो फोर्स कर रहा है कि वर्कर्स लीव ना लें, पर दिवाली का टाइम है तो वर्कर्स को लीव लें. अब आप देख सकते हैं कि वर्कर्स को एक तरफ लीव चाहिए और मैनेजमेंट बोलता है लीव ना लें. तो इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में. अब इन डिस्प्यूट को जो सॉल्व करने वाला है वो बेसिकली होता है लीडर. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं केस स्टडी में. This matter was placed before the personal manager Rahul. पर्सनल मैनेजर कौन होता है, जो HR डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है. उसके सामने ये मैटर रखा गया कि वर्कर्स तो छुट्टी लेना चाहते हैं, मैनेजमेंट चाहता है ओवरटाइम करें. He is good leader who takes decision only after consulting his subordinates. देखिए, he is a good leader and is taking decision after consulting the subordinate and work out the policies after acceptance of the group. और ये policies को तभी चलाता है जब group इसको accept करता है. He calls a meeting of the operating managers and the workers to inform them about the changes in the incentive plan. Incentive plans में उसने कुछ changes किए तो उसने क्या किया, एक meeting बुलाई जहाँ पे operating managers और workers आए हैं. Which stated the payment of the double wages. क्या कर रहे हैं, double wages of the working overtime and triple the wages for the working on the holiday. अगर आप overtime करते हो तो double wages और अगर आप holiday पे work करते हो तो you will get triple wages. Okay, workers without any pressure voluntarily took limited holidays. अब workers ने क्या करना शुरू कर दिया, limited holidays, and were able to increase their earnings by working overtimes on the holiday. भाई अब वर्कर्स को समझ में आ गया, भाई ओवरटाइम करते हो तो डबल और हॉलीडे पे वर्क करते हो तो ट्रिपल वेजेस. वर्कर्स तो भाई पैसा तो चाहिए सबको. वर्कर्स ने विदाउट एनी प्रेशर एक्सेप्ट किया और ये काम करना शुरू किया. तो वर्कर्स ने क्या कोशिश की, मिनिमम से मिनिमम अपनी लीव्स लें. राहुल ऑल्सो स्टेटेड दैट हु वर्कड effectively and efficiently will be appreciated at the end of the month as employee of the month. भाई राहुल ने क्या बोला, जो सबसे अच्छा काम करेगा efficiently और effectively उस एम्प्लॉय को हम क्या देंगे, the employee of the month. All the employees were happy and this leads to higher output and productivity. यहां से क्या हो गया, हायर आउटपुट और प्रोडक्टिविटी मिला. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हमारी केस स्टडी है कि कैसे वर्कर्स को हम लोगों ने मोटिवेट किया, कैसे वर्कर्स को हम लोगों ने मैनेजमेंट ने प्रेस नहीं किया पर वर्कर्स विलिंगली अपना काम करने को तैयार हो गए. ये किसने किया, राहुल ने किया जो एक पर्सनल मैनेजर है. अब यही देखिए, आप एक बार अगर स्टोरी समझ जाते हैं तो आप उसके क्वेश्चन आंसर्स आराम से कर सकते हैं. तो आपको अब स्टोरी समझ में आ गई होगी कि कैसे वर्कर्स काम नहीं करना चाह रहे थे दिवाली में, कैसे राहुल ने इंसेंटिव स्कीम्स लाए और कैसे राहुल की बात मानी कुछ वर्कर्स ने और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया. इससे ना मैनेजमेंट का लॉस हुआ और ना ही वर्कर्स का लॉस हुआ.
क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। पहला, शी डायरेक्ट्स हर इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स एंड इज डायरेक्टेड बाय हर इमीडिएट बॉस। ये देखिए, आपको याद होगा ये लाइन मैंने वहां पे अंडरलाइन भी की थी। यहां पर भाई जो रंजना है वो अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट जो उसके अंडर 20 लोग काम कर रहे थे उसको ऑर्डर दे रही है, और उसे भी ऑर्डर देने वाला कौन है? जो उसका बॉस है। तो यहां पर आपको कौन सा डायरेक्टिंग का फीचर मिलता है? ठीक, इनिशिएट एक्शन, काम तो कर रहे हैं, इनिशिएटिव भी ले रहे हैं काम करने में। कंटिन्यूअस चल रहा है, डायरेक्टिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इट कैन नॉट स्टॉप। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए, बॉस, रंजना, सबऑर्डिनेट, 3 लेवल्स मिले, तो आप देख सकते हैं कि फ्लो हो रहा है। बिल्कुल, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन में तो हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इस लाइन की बात कर रही हूं तो इस लाइन में सिर्फ इतना बताया गया है कि जो बॉस है वो रंजना को बताता और रंजना अपने सबऑर्डिनेट्स को बताता। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर लाइन के हिसाब से जो इसका फीचर होगा वो यही होगा, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। होप आई एम क्लियर। आप देख सकते हैं ये तीनों हैं, ये चारों के चारों फीचर्स हैं, पर क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर लाइन के हिसाब से बताना है तो इस पर्टिकुलर लाइन के हिसाब से दिस इज द बेस्ट ऑप्शन विच वी कैन फाइंड। होप दिस केस स्टडी इज क्लियर। Okay, now coming to the next one, identify the type of the leadership style adopted by Rahul. Adopted by Rahul में आप लोगों को मैं एक बार दोबारा दिखाती हूँ क्योंकि हम लोगों ने कीवर्ड मार्क कर रखे हैं, अगर आपको याद होगा। ये देखिए, he is a good leader who take decision only after consulting the subordinate and work out the policies after acceptance of the group. यस, आप देख सकते हैं कि ये लाइन हम लोगों ने पहले ही मार्क की थी। इसी लाइन के हिसाब से आपको लीडरशिप स्टाइल पूछा गया है, तो कौन से लीडरशिप स्टाइल में कंसल्ट किया जाता है सबऑर्डिनेट से? आई होप आपको याद हो। यस, वेरी ट्रू, इट इज ओनली वन एंड वो ओनली वन स्टाइल, दैट इज डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। क्लियर? प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट वन, थर्ड, Rahul motivates employees to work more by giving them. Giving them क्या दिया उसने? Financial incentive, non-financial incentive, physical safety या none of these? Overtime की बात की थी, अगर आप overtime करते हो तो double the wage, अगर आप holiday पे work करते हो तो triple the wages. Yes? तो यहां पर उसने क्या दिया उसको? Wages की बात की। जब wages की बात की, पैसे की बात की, तो किसकी बात की हमने? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। होप इट इज क्लियर? यस। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द नीड्स बीइंग फुलफिल्ड बाय MMS सेल। MMS सेल ने कौन सी नीड उनकी फुलफिल की? बताइए। फिजिकल नीड की जरूरत नहीं है, सेफ्टी नीड की जरूरत नहीं है, सोशल नीड्स की नहीं बात हो रही थी, कौन सी नीड की बात हो रही थी? एस्टीम नीड की बात हो रही थी, जहां पे MMS ने उनको ऑपरेशनल की बात की, जहां पे उनकी हेल्प की बात की, जहां पे उनको ट्रेनिंग की बात की, तो कौन सी नीड की बात की? दैट इज श्योर एंड श्योर, दैट इज एस्टीम नीड। होप आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी और आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इस केस स्टडीज में जब हम केस स्टडीज करते हैं, जितनी भी केस स्टडी करेंगे तो हम उन केस स्टडीज में सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हम अपनी आंसर्स के साथ श्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट डायरेक्टिंग एंड आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें केस स्टडीज को सॉल्व करना है। और मैं आपसे यही बोलूंगी कि मैक्स मार्क्स के वीडियोस देखते रहिए, उनकी बुक्स पढ़ते रहिए और मैक्सिमम मार्क्स आपको अप्रोच करते रहेंगे। थैंक यू।